हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा आर्टिकल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी। ये बीएस और एमएससी फिजिक्स की क्लासेस के लिए स्पेशली। और आज के टॉपिक का नाम है जी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्यों बनाया गया, आज इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये ईथर हाइपोथेसिस 19वीं सेंचुरी में ये ख्याल किया जाता था कि यूनिवर्स के अंदर एक मीडियम मौजूद है जिसको ईथर का नाम दिया जाता है, और ये क्या करता है, लाइट को ट्रैवल करने में मदद देता है। 1881 के अंदर माइकलसन मोरले एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया और जिसमें ये पता लगाया गया कि आया कि ये मीडियम मौजूद है या नहीं है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्केमेटिक डायग्राम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। यहाँ पर हमने दो मिरर का इस्तेमाल किया, एक को हम M1 कह देते हैं, एक को M2 कह देते हैं। ये दोनों मिरर्स क्या हैं, फिक्स हैं। इनके सामने हमने एक ग्लास प्लेट लगाई हुई है और उसके सामने हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से हम लाइट को ट्रेवल करेंगे और यहाँ पर ईथर भी मौजूद है, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं अर्थ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ईथर का यहाँ पर मौजूद होना फिलहाल जरूरी है। यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे ग्लास प्लेट पर। यहाँ से लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा और कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगा। लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ पर आया, इसने इंसिडेंट किया M2 पर। ये लाइट की स्पीड से आई C से। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो ईथर है वो मूव कर रही है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ईथर की वेलोसिटी को हमने U का नाम दे दिया। अब सिंपल सी बात है, लाइट जब यहाँ से M से M2 की जानिब जाएगी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ वक्त की भी जरूरत पड़ेगी। जब वापस आएगी तब भी ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब लाइट M से M2 की जानिब गई तो इसे कितना वक्त दरकार था और इसकी वेलोसिटी क्या थी। देखें, जब लाइट M से M2 की जानिब गई तो तब मैंने वेलोसिटी को किसका नाम दे दिया, v1 का। देखें, लाइट फॉरवर्ड जा रही है और हमने सपोज किया है कि ईथर की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी उसको C माइनस U का नाम देंगे। और एक बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी मीडियम पार्टिकल या मीडियम, उसकी स्पीड कभी भी C से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। यू भी मेंशन कर सकते हैं। अब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करने के बाद वापस आई, तभी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, M2 से M की जानिब, हम उसको नाम देते हैं v2 का, और ये बन गई C प्लस U, क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। अब लाइट जब फॉरवर्ड गई या रिफ्लेक्शन करने के बाद वापस आई, दोनों सूरतों में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और इसे कुछ ना कुछ वक्त की भी जरूरत पड़ेगी। वो वक्त कितना होगा, वो टाइम हमने क्या करना है, कैलकुलेट, कि जाते हुए कितना टाइम लगा लाइट को और वापस आते हुए कितना टाइम लगा। उसके लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू vt। यहां पर ct भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर v1 का नाम दिया है। अगर आप इसको c1 का नाम दे दें, इसको c2 का नाम दे दें, तो यहां पर आप बिल तरतीब v1 लिख सकते हैं या c1 लिख सकते हैं या यहां पर c भी लिख सकते हैं। यहां से टाइम निकालें, x ओवर v या c बन सकता है, तो यहां पर x की जगह पर आप d भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देखिए हमारे पास v1 है और v1 की वैल्यू क्या है, c माइनस u, तो t1 आ गया। अगर हम v2 लिखेंगे तो c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, c प्लस u। अब हमारे पास दो टाइम आ रहे हैं, एक टाइम लाइट जब M1 से M2 की तरफ गई और दूसरा टाइम जब M2 से दोबारा M की जानिब आई। अब हमारे पास दो टाइम है। अब हम मालूम करना चाहते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं t1 से। यहां पर हम दोनों टाइम को क्या कर देंगे, ऐड, t1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे और t2 की वैल्यू भी। दोनों का एलसीएम ले लें तो यहां पर ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको 1 बाय 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया dc, ये बन गया du प्लस dc माइनस du। ये देखिए ये वाली वैल्यूज जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बन गया हमारे पास, 2dc। ये नीचे वाले फार्मूले को अगर हम कंबाइन करें तो ये फार्मूला बन जाता है जिसको कहते हैं c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां से मैंने कॉमन ले लिया c स्क्वायर, तो यहां पर यानी कि c स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ऊपर भी यहां पर एक c मौजूद है
तो इससे एक पावर कट जाएगी और हमारे पास जो टाइम बचेगा t1 ये बन जाएगा 2d डिवाइडेड बाय 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इट मीन इसकी पावर यहां पर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा। ये टाइम बन जाएगा t1 इज इक्वल्स टू 2d इंटू 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, पावर इनवर्स में चली जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस पावर को रिमूव करने के लिए इस पर लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, फिर उसको इस फार्मूले पर ओबे करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम इस पावर को रिमूव करेंगे, लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसका फार्मूला यहां पर सिंपल राइट कर ले। ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। इसको यूं राइट करते हैं 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। मैं शॉर्टली इसको राइट कर रहा हूं, आपने पहले इसको स्टडी किया हुआ है। यहां पर ओबे करें बाइनोमियल थ्योरम। ये बन जाएगा हमारे पास t1 इज इक्वल्स टू 2d 1 प्लस n कितना है -1, x कितना है हमारे पास u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको साथ माइनस लगा लें, ये वाली माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी 2d इंटू 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये वो टाइम आ गया जब लाइट ने एक राउंड कंप्लीट किया। वो राउंड क्या था? m से m2 और m2 से m। अब हमने कहा कि लाइट क्या होगी? पार्शियली रिफ्रैक्शन शो करेगी, किसकी जानिब? m2 की जानिब, और पार्शियली रिफ्लेक्शन शो करेगी किसकी जानिब? m1 की जानिब। अब ये वाला राउंड तो कंप्लीट हो गया। अब हमने राउंड स्टडी करना है m2 m1 और m1 to m, और देखना है कि यहां पर हमारे पास ये वाली जो स्पीड है वो कितनी होगी लाइट की, ये हमने मालूम करनी है। मैं सपोज कर लेता हूं, देखें यहां से लाइट गई, यहां पर जब ये टकराएगी, इंसिडेंट करेगी, मिरर लगा हुआ है, यहां से रिफ्लेक्शन शो करेगी। हो सकता है वो इस डायरेक्शन में वापस आ जाए या उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, ये भी हो पॉसिबल है कि वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। या यूं देख लिया, जब लाइट ने यहां पर इंसिडेंट किया तो पार्शियली ने रिफ्लेक्शन शो किया और कुछ हिस्सा उसका रिफ्रैक्शन शो किया और कुछ ने रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन शो करेगा हो सकता है वो नॉर्मली ऊपर चला जाए या हो सकता है वो इस डायरेक्शन में चला जाए कुछ हिस्सा। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में गई है, इसका कुछ पार्ट, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब देखिए ईथर की जो स्पीड थी वो इस डायरेक्शन में थी, जिसको मैंने यहां पर u ले लिया। लाइट यहां पर या तो यहां से रिफ्लेक्शन शो करे या इस ग्लास प्लेट से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन शो करे। लाइट तो लाइट ही रहेगी, तो लाइट की स्पीड को मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि हमें स्पीड वो चाहिए m से लेके m1 तक। ये वाली स्पीड हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो ये वाली स्पीड मालूम करने के लिए देखें, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। ये क्या होगा जी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? c। यहां पर लिख लेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास यहां पर u स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमने वैसे ही फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि यहां पर भी हमने वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, कौन सी होगी, जस्ट उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। तो ये बन गया c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको इधर ले नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर परपेंडिकुलर की जगहों पर मैं मेंशन कर देता हूं v या c प्राइम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास c प्राइम का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू c प्राइम स्क्वायर।
यानी कि ये वो स्पीड ऑफ लाइट है जो m से m1 की जानिब जाते हुए हमें चाहिए थी। इसको आप c प्राइम का नाम दे दें। ये हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। वो कितनी है, c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर ये वाली साइड की स्पीड अगर c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है तो इस साइड वाले की भी स्पीड इतनी ही होगी, c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इट मीन लाइट जब m से m1 की जानिब गई तब भी उसकी स्पीड इतनी थी, जब m1 से इंसिडेंट करने के बाद दोबारा m पर आई फिर भी स्पीड इतनी थी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ जी, राउंड। अब सेम यही प्रोसेस यहां पर हमने रिवाइज करना है कि यहां पर भी हमें टाइम की जरूरत थी फॉरवर्ड जाने के लिए। यहां पर m से m2 की तरफ गए थे, यहां पर m से m1 की जानिब जाएंगे। अगर मैं इसको यूं राइट करूं m2 m1, तब हमें टाइम क्या मिलेगा। अब टाइम को फाइंड कर लेते हैं कि वो टाइम कितना होगा। आप जानते हैं कि टाइम का फार्मूला जो है हमारे पास t इज इक्वल टू डी अपॉन c लिख सकते हैं आप, या c प्राइम लिख दें, c प्राइम लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर हम c प्राइम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इसको मैं t1 का नाम देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा c1 प्राइम। तो हम इसको यूं राइट कर लें, d1 इज इक्वल टू d अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अंडर रूट। सेम टू दैट जब लाइट m1 से m की जानिब आएगी, अगर हम इसको यूं राइट कर लें m1 टू m, फर्स्ट क्या था m टू m1 था, अब हमारे पास m1 टू m है, तो तब इसको क्या राइट कर लेंगे t2। जिस तरह के पहले हमने स्टेप सॉल्व किए, ये बन जाएगा d अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट। अब भी हमारे पास दो टाइम आ गए, अभी हमें इनका सम चाहिए, दोनों टाइम का सम चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करते हैं जी, टोटल टाइम। इसको रेज कर ले, तो इसको दोबारा उसी जगह पर राइट कर ले। यहां पर पहले t1 था, अब क्या कहलाएगा t2 कहलाएगा। तो यहां पर आ जाएगा d अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां पर भी आ जाएगा c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो एलसीएम ले, ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि सेम क्वांटिटीज हैं। यहां पर आ जाएगा d प्लस डी, तो जो t2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2d अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से हम क्या लेंगे जी, कॉमन लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे मजीद। हाँ स्टूडेंट्स, हम ऐड कर रहे थे वैल्यू t1 और t2 की, तो t1 की वैल्यू c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट थी और t2 की वैल्यू भी सेम टू दैट c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट थी। हमने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल के अंडर रूट बन गया, तो यहां पर बन गया d प्लस d 2d। अब आप यहां से इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन 2। अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 2d इंटू c स्क्वायर माइनस होल की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा। अब आप क्या करें, यहां से या इस स्टेप से आप क्या कर लें, c स्क्वायर को कॉमन ले लें, यानी कि c स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अगर हम इसको 2d वैसे रह जाएगा, c स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर हम c स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसकी पावर भी माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा।
बाकी वैल्यू बचेगी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। इट मीन 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू 2D सी पावर -1 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर -1/2। ये इनवर्स है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू 2D अपॉन सी इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1/2 पावर आ जाएगी। अब देखिए यहां पर भी फिर हमारे पास पावर आ रही है, हम इस पर बाइनोमियल रूल लगाएंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अगेन, नेक्स्ट हम फिर बाइनोमियल थ्योरम को ओबे करें तो T2 की वैल्यू फाइंड करें। T2 की जो वैल्यू आएगी ये है जी हमारे पास 2D अपॉन सी 1 प्लस पावर कितनी है हमारे पास -1/2, साथ आ जाएगा जी x, हमारे पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू 2D अपॉन सी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आपको याद है पहले हमने अंडरस्टैंड की वैल्यू ऑफ T1, अब हम मालूम की वैल्यू ऑफ T2। अब हम इन दोनों टाइम का डिफरेंस फाइंड करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू आ गई T2 की, पहले हमने वैल्यू फाइंड की थी T1 की, अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली T2 की, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। अब हमारे पास दो राउंड ट्रिप्स आ गए, एक पहले क्या मालूम किया T1 का और फिर क्या मालूम किया T2। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि ईथर मौजूद था तो स्पीड ऑफ लाइट पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो अब हम इनका क्या मालूम करेंगे, जो डिफरेंस मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस क्या आएगा। किसका डिफरेंस मालूम करना है जी, हमने टाइम का डिफरेंस मालूम करना है और इसको आप डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी। इट मीन T1 माइनस T2, इस वैल्यू में जिसको क्या कर दे, माइनस कर दे। इसको यहां पर राइट कर लेते हैं। अगर तो इनके टाइम में डिफरेंस आया तब हमें पता चलेगा कि ईथर यहां पर मौजूद था या नहीं था, क्या इंटरफेरेंस पर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, या पाथ डिफरेंस पर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो देखिए यहां पर वैल्यूज पुट करें, डेल्टा टी, T1 की वैल्यू क्या है 2D अपॉन सी इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2D अपॉन सी इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2D अपॉन सी, 2D अपॉन सी, दोनों से कॉमन ले ले, दोनों से कॉमन ले ले। इसको हम राइट करेंगे जी 2D अपॉन सी, ये कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बच गई 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 और माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज यानी कि T1 और T2 में से कॉमन ले लिया 2D, बाकी दोनों वैल्यूज को यहाँ पर राइट कर लिया। ये प्लस है, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज वैसे राइट कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज में से हमने यू स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यूज को वैसे राइट कर लिया। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर। तो 2 से 2 को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, बाकी वैल्यू बच जाएगी डी यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम डिफरेंस। अब कहते हैं जब ये टाइम डिफरेंस हमारे पास आ गया है तो इस दौरान हमें पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास जो टाइम डिफरेंस है ये स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से है, तो लिहाजा हम पाथ डिफरेंस भी किसके लिहाज से लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के। और यहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, फ्रिंजेस मिलेंगे। तो इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। इन दोनों को क्या कर ले आप, कंपेयर कर ले। ये एन लैम्डा आ गया, ये क्या आ गया, सी डेल्टा टी। यहां से आप एन की वैल्यू निकालें, सी डेल्टा टी ओवर लैम्डा, या आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, यू स्क्वायर डी ओवर लैम्डा सी स्क्वायर। अब वो कहता है कि जब लाइट क्या होगी, दोनों लाइट्स आई में एंटर हुई तो यहां पर भी वो कुछ क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, रिवर्स जाएंगी। तो उस प्रोसेस के दौरान अब आते हुए उन्हें टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, तो वापस जाते हुए कितना लगेगा, डेल्टा टी। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 2 डेल्टा टी। तो इसी फार्मूला में हम क्या ऐड कर देंगे, 2, बाकी फार्मूला सेम वही रहेगा। कहते हैं कि अगर इंटरफेरोमीटर को 90 डिग्री पर रोटेट किया गया या रोटेट किया जाए तब हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू इतनी थी, और हमारे पास जो u ओवर c की रेशो थी, क्योंकि यहां पर u भी और क्या है, c भी है, दोनों की रेशो को फाइंड किया गया, वो 10⁻⁻⁴ थी। तब जो हमें डेल्टा n मिला वो क्या था, 0.4। तो माइकलसन मोरले कहता है कि अगर हम मजीद केयर करें तो ये जो हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट है ये और भी कम मिलेगा, कितना, 0.01। अगर हमें 0.4 मिल जाए या इससे मजीद अगर हम रिड्यूस करें तो ये आ जाएगा 0.01, जिससे ये पता चलेगा कि शिफ्ट ऑफ फ्रिंज नहीं हुआ, यानी कि फ्रिंज में कोई चेंज नहीं आया। अगर फ्रिंज में चेंज आ जाता, शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता, तब हम ये कह सकते थे कि यहां पर मीडियम मौजूद है। लिहाजा फ्रिंज में कोई शिफ्ट नहीं आया, जिससे ये कंक्लूड निकाला गया, ये नतीजा अखज किया कि यहां पर कोई एथर मौजूद नहीं है। और माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट ने इस बात की वजाहत कर दी, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि मीडियम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पर इफेक्ट नहीं करता, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। आज का हमारा आर्टिकल खत्म हुआ। तो आखिर में मैं ये बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं कि आप YouTube चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।